नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं जुबैर खान। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में अहम फैसला हुआ है। 12वीं को बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं। बताया जा रहा है कि जब परीक्षाएं होंगी तो उसके बारे में अभिभावक को जानकारी दी जाएगी। परीक्षा रद्द करने को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था। वहीं से पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा का दोबारा सदस्य मनोनीत किया है। उनके इस्तीफे के कारण उनकी सीट खाली हो गई थी। अब उन्हें बचे कार्यकाल यानी 24 अप्रैल 2022 तक के लिए फिर से राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड के बाद अब ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर सरकार की तैयारियों पर तीखे सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों में लगातार आ रही कमी के चलते कुछ राहत की सांस पहले के मुकाबले सरकारों ने ली है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने अब शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी। अब दिल्ली में मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि कोरोना को राज्य में कंट्रोल किया गया है। 6 समूह और कई रणनीतियां बनाई गई जिन पर अभी भी काम जारी है। बता दें कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लिए गए। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाले और न ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा।
बिहार कैबिनेट के फैसले का बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वक्त पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने माइनस जीडीपी, बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा है कि इकोनॉमी में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। देश की आर्थिक हालत को लेकर प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इकोनॉमी में 2020-21 के दौरान 7.3% की गिरावट होने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अगर 2021-22 में ऐसी स्थिति से बचना है तो सरकार को अपनी गलतियों को मानना होगा। राजस्थान में अब पायलट समर्थकों का सब्र जवाब देने लगा है। दरअसल राजस्थान सरकार के मंत्री भजनलाल जाटव मंगलवार को अपने क्षेत्र जसपुरा मरौली में एक कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे थे, लेकिन बीच राह में ही उनका पायलट समर्थकों की ओर से विरोध शुरू हो गया। दरअसल भजनलाल जाटव पायलट गुट के विधायक थे और सचिन पायलट ने टिकट उनको दिलवाया था। कहा जाता है कि पायलट के कहने पर ही इनको मंत्री बनाया गया था, मगर जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद हुआ तो भजनलाल जाटव ने पाला बदलते हुए अशोक गहलोत के गुट का दामन थाम लिया। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने राज्य को वैक्सीन की आपूर्ति सही समय पर की, लेकिन राज्य सरकार उसको सही तरीके से अमलीजामा नहीं पहना पाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सली मारे गए और कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद से प्रभावित राज्य रहा है। बेशक कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना केसेस की संख्या 1000 से नीचे आ गई है। बीते 24 घंटों में महज 623 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 62 मरीजों की मौत हुई। वहीं संक्रमण दर 0.88% हो गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मई में 9,900 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। यहां लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आ गई, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर में ज्यादातर बच्चों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका जाहिर की थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस वक्त देश में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए वैक्सीनेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि आईसीएमआर की माने तो देश में वैक्सीन की ये किल्लत जल्द खत्म हो जाएगी। आईसीएमआर का कहना है कि जुलाई अगस्त में रोजाना 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा, जो कि आने वाले समय में देश के लिए बेहतर होगा।
देश में मंगलवार को कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में भारी कटौती की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 जून से जो बदलाव किए हैं उसके मुताबिक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 122 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन नागपुर के गांधीनगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक नुक्कड़ नाटक के जरिए किया गया। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल जून में भारत के साथ हुई हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों की संख्या को लेकर चीन सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन अब एक बयान में चीन ने कहा है कि गलवान में भारत की तुलना में उसके ज्यादा सैनिक मरे थे। बता दें कि भारत चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा करता रहा है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अध्यक्षता कर रहे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसकी अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा कि 2006 में न्यूयॉर्क में पहली बार हुई विदेश मंत्रियों की बैठक से हम काफी आगे निकल आए हैं। ब्रिक्स की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के गंभीर असर के चलते भारत के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में चीन एकजुटता के साथ भारत और दुनिया के तमाम ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा हुआ है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया द्वारा पिछले साल नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों की दोबारा बहाली के दिए आदेश। जस्टिस ज्योति सिंह ने कंपनी को इन पायलटों के पुराने भत्ते भी देने का दिया निर्देश। ये फैसला उन पायलटों की 40 से अधिक याचिकाओं पर आया जिनकी सेवाएं 13 अगस्त 2020 को की गई थी खत्म। जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का चौंकाने वाला ट्वीट आया सामने। आनंद महिंद्रा ने कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि हो सकता है हम कभी सच्चाई न जान पाए। परमाणु अप्रसार संधि की तरह विश्व को अब शायद एक जैविक हथियार और खतरनाक अनुसंधान अप्रसार संधि की है जरूरत। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी मानते हैं कि वुहान की कोविड-19 लैब लीक होने से यह मुमकिन हुआ है।
दक्षिण कोरियाई अखबार एशिया बिजनेस डेली का दावा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल फोन का नहीं करेगी निर्माण। वियतनाम की एक फैक्ट्री जहां एलजी ने अपने कई स्मार्टफोन्स बनाए थे, उसे घरेलू उपकरण निर्माण संयंत्र में बदला जाएगा। इससे पहले एलजी ने 31 जुलाई तक स्मार्टफोन्स कारोबार को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी। गूगल फोटोज अब 1 जून 2021 से हाई क्वालिटी तस्वीरों के लिए निशुल्क असीमित स्टोरेज प्रदान नहीं करेगा। दरअसल गूगल 15 GB का निशुल्क स्टोरेज स्पेस देता है। पूर्व पॉलिसी के तहत हाई क्वालिटी तस्वीरें इस स्टोरेज स्पेस में नहीं जाती थी और असीमित तस्वीरें अपलोड हो सकती थी। हालांकि अब से ये तस्वीरें 15 GB वाले स्पेस में ही गिनी जाएंगी। इंस्टाग्राम पर 7 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने हैरत अंगेज वीडियो किया शेयर, जिसमें वो स्काई डाइविंग के दौरान पहली बार पीठ के बल पर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये मैं हूं, पहली बार पीठ के बल डाइविंग की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं बिल्कुल बेकार रहा। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए विंड टनल में वक्त बिताया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाला पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार। ये कमान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में चीन के साथ एलएसी की रक्षा के लिए है तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का लिया है स्थान। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे इस नियुक्ति से पहले अंडमान और निकोबार कमान के थे कमांडर इन चीफ। अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को किया फतेह। इस चोटी को फतेह करने के साथ ही रचे गए 2 नए कीर्तिमान। जहां आर्थर मुइरो एवरेस्ट फतेह करने वाले अमेरिका के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने, तो वहीं हांगकांग के पर्वतारोही त्सांग यिंगहंग एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतेह करने वाली महिला बनी। सुएज कैनाल अथॉरिटी ने सुएज नहर को चौड़ा और गहरा करने की योजना को दी मंजूरी। जल्द ही प्लानिंग को पहनाया जाएगा अमली जामा। द एवर गिवन चाउस जैसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं कदम। सुएज नहर को एशियाई, अफ्रीकी और एशियाई देशों में ट्रेडिंग के आयात निर्यात के लिए माना जाता है धुरी। आधुनिक संसाधनों से लैस भारत में निर्मित पेट्रोलिंग जहाज सजग को भारतीय तटरक्षक के बेड़े में किया गया शामिल। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे ऐसे 5 ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज में से ये तीसरा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सजग के आने से इंडियन कोस्टल एरियाज को हिफाजत में और ज्यादा मिलेगा मदद। जापानी सरकार ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए टोक्यो, ओसाका और उसके आसपास के शहरी इलाकों में एजुकेशन एक्सपो का किया आयोजन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और प्रमुख मंत्रियों ने टोक्यो, ओसाका और उसके नजदीकी क्योतो और ह्योगो में इस सप्ताह के अंत में आपातकाल लगाने के मामले पर भी की चर्चा। मई में जापान में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस, हालात बेकाबू ना हो इसलिए एहतियात के तौर पर सावधान बरत रहा है जापान। समुद्र में जहाज में लगी आग से गड़बड़ा सकती है श्रीलंका की सेहत। श्रीलंकाई मैरीन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि कोलंबो तट के पास सिंगापुर के फ्लैग वाले जलते मालवाहक जहाज से सबसे खराब समुद्र तट प्रदूषण का सामना कर रहा है श्रीलंका। कई टन माइक्रोप्लास्टिक कण तटों पर गिरे हैं, जिससे मछली पकड़ने पर लगा दी गई है रोक। समुद्री वैज्ञानिकों और श्रीलंकाज मैरीन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसे श्रीलंकन ज्योग्राफी के लिए बताया है काफी नुकसानदायक। 10 जून 2021 को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पड़ेंगे कुल 4 ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। वलयाकार का होगा इस बार का सूर्य ग्रहण। खगोल शास्त्र के मुताबिक इस दौरान चंद्रमा की छाया में छिप जाता है सूर्य का करीब 99% हिस्सा। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा।
वैज्ञानिकों की चेतावनी के मुताबिक अगले 5 साल में 40% तक बढ़ जाएगा धरती का तापमान, टूट जाएंगे गर्मी के तमाम रिकॉर्ड। साथ ही पेरिस पर्यावरण समझौते के तहत किए जा रहे कामों की भी उड़ जाएंगी धज्जियां। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने दी है नसीहत। जानकारों का दावा है कि 2025 सबसे गर्म साल होने का रचेगा इतिहास। भविष्यवाणी ये भी कि धरती के उत्तरी गोलार्ध पर मौजूद देशों का तापमान बढ़ेगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। चीन के 46 वर्षीय झांग होंग को सम्मानित करेगी चीनी सरकार। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे दृष्टिहीन व्यक्ति बने हैं झांग होंग। पहली कोशिश में ही एवरेस्ट फतेह का रचा इतिहास। चीन के 46 वर्षीय झांग होंग पर दुनिया पर कई मिसालें सटीक बैठती हैं, जैसे डर के आगे जीत है और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में रविवार सुबह एक बैंक्वेट हॉल के बाहर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है। गंभीर रूप से जख्मी 20 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। पुलिस ने फायरिंग से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार करने में पाली है कामयाबी। चश्मदीदों के मुताबिक किसी पुरानी रंजिश के तहत हुई थी ये फायरिंग। जानी मानी एक्ट्रेस जूही चावला काफी अरसे से मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती रही हैं। इसे लेकर उन्होंने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जूही चावला ने अब भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी 2 जून को। 5G टेक्नोलॉजी को जूही आम लोगों, तमाम जीव जंतुओं, वनस्पतियों और पर्यावरण के लिए बता रही है काफी खतरनाक। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कंगना रनौत की गोल्डन टेंपल पहुंचने की तस्वीर। सोमवार को कंगना ने परिवार के साथ किए थे स्वर्ण मंदिर के दीदार। एक्ट्रेस ने इंस्टा अकाउंट पर लिखा था कि आज मैं श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर गई। भले ही मैं नॉर्थ में पली बड़ी हूं और मेरे परिवार में लगभग तमाम लोग पहले ही कई बार मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, मेरे लिए पहली बार है। स्वर्ण मंदिर देखने के बाद यहाँ की खूबसूरती और दिव्यता के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है और मैं हैरान हूं। विद्या बालन की नई फिल्म शेरनी का टीजर हुआ रिलीज। 30 सेकंड के टीजर में नजर आए घने जंगलों के बीच विद्या बालन की दमदार आवाज की गूंज ने सबको किया हैरान। अमित मसूरकर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर होगी रिलीज। कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए रग्बी खिलाड़ी लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन करा रहे हैं मुहैया। खिलाड़ियों के बकौल, हम लोग कोविड राहत सेवा का काम कर रहे हैं, हम जरूरतमंद लोगों को सिलेंडर और अन्य आवश्यक चीजें भी मुहैया करवा रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर बनाई गई रेत के जादूगर की कमाल की कलाकृति सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का दिया था संदेश। इस बार की थीम है जो छोड़ देंगे वो ही विजेता रहेंगे। इसे बनाने में 5 टन रेत का किया गया है इस्तेमाल। चीन में अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे कपल। बूढ़ी होती आबादी के बीच सरकार ने बदले नियम, कायदे और कानून। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का किया फैसला। आंकड़ों में बताया गया कि साल 2020 में चीन में सिर्फ 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 18 मिलियन था। यानी चीन में साल 1960 के बाद बच्चों के पैदा होने की संख्या में बड़ी कमी आई है। सोनू सूद लगातार कर रहे हैं इंसानियत की मिसाल पेश। घर के बाहर रोजाना लगा रहता है जरूरतमंदों का तांता। हर तबके के लोग आकर कर रहे हैं फरियाद। सोनू सूद हर मुमकिन मदद का दे रहे हैं आश्वासन। अब छात्र भी पहुंचने लगे हैं सोनू सूद की दहलीज।
स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ रहा है कोरोना की मार का प्रभाव। किसानों के मुताबिक इस बार खेती में 10 से 15% आई है बढ़ोतरी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके व्यापार में करीब 30% की आई है कमी। हॉर्टिकल्चर विभाग ने किसानों को हर मुमकिन मदद करने का दिया आश्वासन। मीडिया का बहिष्कार करने के अपने फैसले के बीच 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम लिया वापस। पहले दौर में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने पर उन पर $15,000 का लगा था जुर्माना। नाओमी ओसाका ने किया खुलासा, वो लगभग 3 वर्षों से हैं डिप्रेशन की शिकार। मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू का बड़ा बयान आया सामने। कहा, म्यूजिक कंपनियां, लेबल व कंपोजर्स उनसे नहीं कराते ज्यादा संपर्क। बड़ी फिल्मों में होती है बेमतलब की दखलंदाजी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बकौल सानू, केवल म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेखक को ही गाने के बारे में बात करने की होनी चाहिए इजाजत। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।